नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। और मुद्दा तो है में आज बात करेंगे फ्रीबीज पर सुनवाई पर फिर सियासत गरमाई। दरअसल राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और वह है रेवड़ी कल्चर। सत्ता की जंग में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त योजनाओं की बाढ़ आ जाती है और कोई इसे सामाजिक सुरक्षा का नाम देता है तो कोई इसे वोट्स हासिल करने का शॉर्टकट मानता है। इसी बहस के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर फ्रीबीज के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। अदालत पहले भी रेवड़ी कल्चर पर चिंता जता चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे में भी राज्यों द्वारा बांटी जा रही रेवड़ी को लेकर चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि इस रेवड़ी कल्चर पर सियासत भी तेज है। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर अपना अपना नजरिया पेश कर रही हैं। लिहाजा इस रेवड़ी कल्चर पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। चुनावी रेवड़ी मामले पर होगी सुप्रीम सुनवाई। रेवड़ी कल्चर पर प्रदेश में फिर सियासत गरमाई। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी फ्री, वो भी फ्री। चुनाव आते ही वोट बटोरने के लिए सेल लग जाती है। अब आप भले ही इसे मुफ्त सुविधाएं कहें, रेवड़ी कहें या फिर फ्रीबीज, लेकिन राजनीतिक दल इन्हें कल्याणकारी योजना ही साबित करना चाहती है। सब इसे अपने फायदे के लिए लागू करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्ता का रास्ता अब रेवड़ी पथ से ही होकर गुजर रहा है, यानी सीधा वोट से कनेक्टेड है। हालांकि अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने जा रही है। चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ पीआईएल पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच मार्च में सुनवाई करेगी। हालांकि अब रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी का क्या नजरिया है वो भी जान लीजिए। जो न्यायालय का विषय होता है वो सर्वोपरि होता है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कानूनी हर व्यवस्था का आचरण पूर्ण रूप से विश्वास के साथ पूरा किया है और जो भी न्यायालय का दिशा निर्देश होंगे उस पर कार्रवाई होगी और उसके जो भी दिशा निर्देश होंगे उस पर काम भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में यकीन रखा है और हर एक योजना इसी मूल मंत्र के कारण शुरू हुई है। केंद्रीय बजट आने से पहले इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर चिंता जताई जा चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये योजनाएं राज्यों के खजाने को खाली कर रही है। याद हो तो चुनावी रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से बचते हैं क्योंकि बिना काम के ही पैसे मिल रहे हैं। कोर्ट ने तो ये तक पूछा था कि क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे। हालांकि अब फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी तो और तीखे सवाल कोर्ट पूछ सकता है। लेकिन अब कांग्रेस फ्रीबीज पर क्या सोचती है वो जान लीजिए। देखिए, जिस तरीके से देश में सरकार चल रही है और लगातार जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं और चुनावों को लूटा जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, ये सबको पता है। और जिस तरीके से चुनाव में लोगों को देने की बात आती है, जनता को देने की बात आती है, महिलाओं को देने की बात आती है, सरकार उस पर जिस तरीके से एक्शन लेती है वो बिल्कुल गलत है। और जो सही है, जिस तरीके से मनरेगा को किया जाता था उसको खत्म करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सब मान्य होगा, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है, वित्तीय घाटा जिस तरीके से होता जा रहा है, सरकार कर्जे में है। ऐसा माना जाता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना गेम चेंजर बनी। सरकार लाडलियों को मिलने वाली राशि को 5,000 तक देने का वादा कर चुकी है। हालांकि ये रेवड़ी कल्चर कोई नया नहीं है, सालों से चला आ रहा है। चुनाव दर चुनाव फ्री स्कीम्स बढ़ती जा रही है। शुरुआत मुफ्त चावल, गेहूं, बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, टीवी और साड़ी से हुई थी और अब फ्रीबीज के तहत सीधे अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। इसकी वजह से राजकोष पर बोझ बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे तमाम राज्य अब इसी राजकोषीय घाटे से जूझ रहे हैं। खैर, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग को नोटिस थमा चुकी है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने जा रही है तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रेवड़ियों को लेकर कोर्ट आखिर क्या निर्देश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या मुफ्त योजनाएं वास्तव में गरीबों का सहारा है या सिर्फ वोट जुटाने का तरीका? दूसरा सवाल, क्या फ्रीबीज पर लगाम लगेगी या राजनीतिक दलों को खुली छूट मिलती रहेगी? तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक दलों के साथ जनता को भी रेवड़ी कल्चर पसंद आने लगा है? तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और इसमें शामिल होंगे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख, कांग्रेस नेता प्रवीण धोलपुरे और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। चलिए, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुलरेज जी, सबसे पहले आप ही के पास कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, हालांकि हम मार्च तक सुनवाई देखते हैं क्या होता है निर्णय, लेकिन इस रेवड़ी कल्चर पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? अनम्यूट कर लीजिए वर्ष 2022 में इसके लिए पिटीशन लगी थी जी। और अब वो सुनवाई पे आई है। ये बहुत अच्छी बात है और हम इसका पूरे जोर और अपने पूरे दिल से गहराई से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि होता यह है कि जो रेवड़ी कल्चर होता है ना, इसकी वजह से स्टेट जो होता है वो बैंकरप्ट हो जाता है और जो सही जगह पैसा लगना चाहिए वो नहीं लगता है। तो और बीजेपी का तो हमेशा यही मिशन और विजन रहता है कि विकसित भारत करना है और जो हमारी सोशल जस्टिस की नेट है उसको एक्सपांड करना है, वेलफेयर सिस्टम को और उन्नत करना है, लेकिन फ्री बीज नहीं करना। जैसे कांग्रेस और इनके जो बगल बच्चे दल हैं, आप देखिए तो ये कैसे वादे करते हैं कि हमारी सरकार आई तो सबके ऋण माफ हो जाएंगे, हमारी सरकार आई तो बिजली फ्री हो जाएगी, हमारी सरकार आई तो पानी फ्री हो जाएगा। भैया तो अपने घर से लाओगे पैसा देने के लिए? नहीं तो ये जो आप लाडली लक्ष्मी किसान मुफ्त योजना ये चला रहे हैं, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये तो राज्य सरकार तो जनता से टैक्स ले रही ना, पार्टी फंड से तो जा नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है कि पार्टी फंड से नहीं जा रहा, लेकिन ये जो चीजें है ना, ये महिला सशक्तिकरण के लिए और सोशल वेलफेयर की स्कीम से। और जब सोशल वेलफेयर होता है और जब सोसाइटी मजबूत होती है तो उससे क्या होता है कि फिर आपकी जीडीपी में विस्तार होता है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट दोनों लगभग आप पकड़ के चले कि नेशनल ग्रोथ रेट से डबल चल रहे हैं, नेशनल डीजीपी से डबल चल रहे हैं। मतलब हम देश के ड्राइविंग इंजन है जीडीपी की भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ की भी, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश का बजट 4,21,000 करोड़ था और घाटा भी जो कर्जा वो भी 4 लाख करोड़ पार हो गया है। नहीं तो देखिए, बजट से नहीं मेजर होता है, इसका तो सीधा जो है इसका ये होता है ना, क्योंकि अभी केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें उन्होंने कहा कि जो 57% कर्ज इकोनॉमिक उनकी जीडीपी के हिसाब से उसको 50 पे लाना है। यहाँ तो 100% हो गया है, तो एक बड़ा हिस्सा तो मुफ्त की रेवड़ियों में जा रहा है और एक बड़ा हिस्सा उसमें जा रहा है ब्याज भरने में। तो पब्लिक के लिए तो पैसा बच ही नहीं रहा ना, जो आम छोटे छोटे काम है। नगर निगमों के हाल है कि स्ट्रीट लाइट भोपाल में 20,000 बंद पड़ी है बजट के अभाव में। देखिए, आईएमएफ का इसके ऊपर तो बड़ा स्पष्ट है कि स्टेट जीडीपी का 60% जो होता है एसजीडीपी का, वो डेवलपमेंटल लोन की तरह माना जाता है और उससे अधिक होता है तो वो खराब होता है। स्टेट जीडीपी मध्य प्रदेश की कितनी है? हमारी है 13 लाख करोड़ रुपया। तो उसके हिसाब से आप कंपेयर कर लें कि हम तो अभी 30% पे हैं ना कि 60% पे हैं। तो ये जो हमारा लोन है वो डेवलपमेंटल आंकड़े में आता है, इसीलिए ये स्टेट जीडीपी और स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन दोनों के परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है उसको कैसे काउंट करेंगे? आपने बता दिया 13 लाख करोड़ के अगेंस्ट कि हमको इतना कर्ज मिल सकता है, वो तो सारे राज्यों की सीमा है, लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं ना कि बजट के पहले हमको लोन लेना पड़ रहा है और वो लोन इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि कोई सड़क पुल बनाना है, उस मद में तो पैसा ही नहीं जा रहा है। कई मद ऐसे बंद पड़ दिए हैं, लेकिन वो जा रहा है कि लाडली बहना में पैसा देना है, किसान में पैसा देना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो जो 1,000 रुपया अगर सड़क निर्माण में खर्चा होता है तो एक एसेट बनता है, लेकिन अगर 1,000 किसी इंडिविजुअल आदमी को 1,500 रुपया जाता है तो वो उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है, इकोनॉमी में इतना बूस्टअप नहीं हो पाती है वो। नहीं मनोज जी, देखिए इसके लिए तो हमारी सरकार का बड़ा टनल विजन है
पिछले वर्ष आप देखिए कि जितनी कंपनी से हमारे एमओयू हुए थे, उसमें से धरातल पर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मध्य प्रदेश में निवेश हो चुका है। अब जब ये निवेश हुआ है तो उससे जीडीपी भी बढ़ती है और हमारा स्टेट का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो भी बढ़ता है। तो इसी से जो है ना, इन्फ्लेशन की दर भी हमारी काबू में रहती है, हमारी रोजगार की दर भी बढ़ती है और स्टेट का जो वित्तीय घाटा होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अभी तो बढ़ रहा है। लेकिन प्रवीण जी, पार्टी तो आपकी भी पीछे नहीं इस प्रकार के वादे करने में, कि चाहे वो पिछले चुनाव में किसानों को 72,000 साल का बात हो, या लाडली बहनों को 3,000 की बात हो, या तमाम सारी स्कीम्स की, और आपके तमाम सारे जो शासित राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, वहाँ कई सारी मुफ्त की योजना है। लेकिन आपके वहीं के DK सिद्धरामैया और वो बाकी वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि हमारे पास तो अगर जितनी स्कीम्स हमने लॉन्च की है उसमें अगर हमने पैसा दिया तो हम डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं दे पाएंगे। तो हालात आपके भी वही हैं। तो क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट की इस बात से सहमत हैं कि हम उनको परजीवी बना रहे हैं इस प्रकार की स्कीम्स का लाभ देके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है, कांग्रेस तो पहले उसका स्वागत करती है, क्योंकि हम लोग नियम चाहते हैं और जन कल्याण पे ऊपर ताला ना लगे, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन जो अर्थव्यवस्था से रेवड़ियों की जो बात, जो सिस्टम पूरे देश में चालू करा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज की स्थिति ऐसी कर दी है, ये तीनों बीजेपी की देन है पूरे प्रदेश में। अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे बजट से, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जन कल्याण के कामों में हो रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जन कल्याण के साथ साथ रेवड़ी बांटने के लिए हो रहा है। अब जैसे आपने इनसे पूछा था, जीडीडी की बात करें कि 13 लाख करोड़ रुपए, भैया मध्य प्रदेश में ना तो रोजगार है, ना यहाँ पर जो शिक्षा की सही व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की सही व्यवस्था है, जनता भटक रही है। आप बैंक करप्ट की बात कर रहे थे ना, जब अडानी अंबानी का ऋण लेकिन माफ कर आपकी भी देते 15 हैं, महीने की कमलनाथ सरकार ने स्किल स्वास्थ्य शिक्षा की बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहला किसान कर्ज माफी करेंगे 55 लाख की, हालांकि आधी अधूरी हुई, जो आपको खामियाजा हमने देखा कि 23 के चुनाव में भुगतना पड़ा है। देखिए, हम लोग ने किसान, चूंकि अन्नदाता है मध्य प्रदेश का, पूरे देश का, उस अन्नदाता के लिए माफी की हमने कार्रवाई शुरू करी थी। लेकिन आया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना ज्यादा ब्लैक मनी है कि उन्होंने उससे विधायकों को खरीद लिया। अब बात इस बात की है, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं लगातार, मनोज जी गलत आंकड़े बता रहे हैं, उनको ये स्वीकार करना चाहिए। जो लगातार आपने भी सवाल खड़े करे, लेकिन वो आए बाएं देखते रहे। लेकिन वही तो सवाल आपसे भी ना, आपके नेता भी तो वही दावे कर रहे हैं। बार बार जीतू पटवारी पूछते हैं 3,000 कब दोगे, महिलाओं को 3,000 कब दोगे, या आप कहते हैं हम सरकार आई तो हम ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे। निश्चित रूप से, चूंकि चुनाव के अंदर जिस तरह के वादे करके, झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी आती है, वो जब देने की बात आती है तो इधर उधर देखती है, वो जब उधर से भी नहीं दे पाती। क्योंकि 23 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धिक्कार ऐसी सरकार पे जो लगातार कर्ज ले रही है। क्यों नहीं मध्य प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं को डेवलप करा? आपने खुद ही सवाल अभी पूछा था डॉक्टर साहब, तो ये सवाल तो मैं आपसे, मैं तो आपका जवाब चाह रहा हूं, उनसे तो मैंने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब उन्होंने दे भी दिया है। देखिए, बीजेपी की जो योजनाएं होती है वो प्रसाद, और विपक्ष की योजना है वो रेवड़ी। यही तो इनकी यही तो मैंने राजनीति सवाल है। पूछा है ना। तो आप यही कह रहे हो कि वो दे रहे हैं तो रेवड़ी है, और आप दे रहे हो तो जन कल्याण है। यही तो घालमेल है ना, कि आप दे रहे हो तो वो रेवड़ी, उनके लिए वो जन कल्याण हो जाता है। देखिए, कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद जवाबदेही के साथ उन पे काम करती है, और उसमें कर्ज नहीं लेते हम लोग। ये कर्ज और करप्शन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने बिहार में क्या करा था आप बताइए? 10,000 रुपए दिए, नहीं दिए? वही 10,000 रुपए अभी लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में दे, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो पैसा आएगा कहां से? जिस तरह का ये पोस्टर छपवाते हैं, जिस तरह के फ्लैक्स लगवाते हैं, जिस तरह की कार्यशालाएं करते हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर मीट करते हैं, तो मध्य प्रदेश में वो कुछ जमीन पे दिखे? जमीन पर अगर दिख रहा होता तो शायद ये रेवड़ियां हमें जन कल्याण के लिए, जनता को देने के लिए हमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये लगातार उन रेवड़ियों को बांटने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उस बात को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और डॉक्टर साहब तो लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे अकेले हैं। ये थोड़ी पूरे देश के वही हाल है ना, आम आदमी पार्टी से लेके बीजेपी, कांग्रेस, AIADMK, DMK, समाजवादी, ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सबके वही हाल है ना। जी गुलरेज जी, कुछ जवाब दे रहे हैं आप? मनोज जी, मैं वही तो कह रहा देखिए, हूँ मैं कि हम इस पे एक नीति चाहते देखिए, हैं। मुझे इन लोगों को
बहुत कष्ट होता है मेरी लाडली बहनों से। अब मैं आपको पिछले साल का बजट, क्योंकि अभी नया तो आना है मध्य प्रदेश मनोज का, जी, मैं तो माफी चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहे हैं, आप complete झूठ कर- बोल रहे नहीं हैं। नहीं, मैं आपका जवाब तो लूंगा ना रखता प्रवीण हूं भाई, ना। आपके पास भी आऊंगा जी। लाडली तो बहनों से इतनी जितना आपको प्रेम था तो आपने जितना ये मध्य लाडली प्रदेश में उनको बहनों दीजिए को ना बार 5,000 बार रुपए। धिक्कार देते हैं कि तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है, मैं पिछले जो वित्तीय वर्ष था हमारा उसका बजटरी एलोकेशन बता रहा हूँ कि मेजर सेक्टर्स में किन किन ने कितना कितना गया है। एग्रीकल्चर के लिए, खेती किसानी के लिए 58,257 करोड़ का एलोकेशन हुआ है मध्य प्रदेश के बजट का। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 48,087 करोड़ का हुआ है। स्वास्थ्य के सेक्टर के लिए 23,533 करोड़ का हुआ है। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो हुआ है वो हुआ है 19,050 करोड़ का। शहरी विकास के लिए 18,715 का, और इन सबसे कम हुआ है लाडली बहनों के लिए 18,659 करोड़ का। तो अब इसमें भी आपको तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। आप ये नहीं कहते कि अगर हम ऋण लेते हैं तो वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जाता है, उसके बाद वो एजुकेशन पे जाता है, उसके बाद उसमें से पैसा लगता है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन आप जो कह रहे हो ना गुलरेज भाई, ये हमने इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि आपके एक मंत्री के कंधा उतर जाता है छोटा सा, उसको हेलीकॉप्टर से टीकमगढ़ से भोपाल लिफ्ट करना पड़ता है, यानी एक बेसिक सुविधा। एक मेडिकल कॉलेज के डीन वो अपने ट्रीटमेंट भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल में कराते हैं, वो एक हॉस्पिटल में सरकारी खर्चे पर, जबकि वो जिस हॉस्पिटल के डीन है अगर वो उनका इलाज वहाँ नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप ये जो मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं या बजट एलोकेशन कर दिया है तो उससे कोई फायदा हो रहा आम आदमी को, या फिर ये कि वीआईपी के लिए अलग सिस्टम है आपके पास, आम आदमी के लिए अलग है? नहीं नहीं नहीं, देखिए इनके समय में और हमारे समय में क्या फर्क है। मैं 1999 में 12वीं पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई 2000 में ज्वाइन किया। उस समय मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज, 1 डेंटल कॉलेज था। मुझे यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिल पाया, मुझे सीईटी देकर कर्नाटक में सिलेक्शन करना पड़ा। मैं 6 साल कर्नाटक में रह के पढ़ के आया, और आज कितने हैं, 35 से ज्यादा है मध्य प्रदेश में। यह हमने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, करके लेकिन दिखाया। 0 से ये 5 फर्क तक है। वही उसका खामियाजा तो उन्होंने भुगत लिया ना, 20-22 साल से बाहर है वो। मैं जीरो मनोज पास जी, की आप बात कर रहे हैं। मनोज जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि इंदौर का मेडिकल डॉक्टर साहब कॉलेज लगातार झूठ बोल आजादी रहे से हैं। पहले था, जबलपुर का जो था वो भी आजादी से पहले था। तो ये 0 से डॉक्टर 5 तक मैंने 2-3 बढ़ाए हैं झूठ मत केवल। बोलिए। लेकिन आप ये नहीं बताना चाहता, कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि जो अगर 5,000 करोड़ रुपया हम अगर ब्याज पे लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा लगभग आप मान के चलो कि 2,000 करोड़ खेती किसानी के लिए जाता है, 1,000 करोड़ एजुकेशन सेक्टर में जाता है, बाकी 1,000 करोड़ हेल्थ में जाता है, 500 जो है रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट में जाता है, वो बचा हुआ 400 मध्य करोड़ प्रदेश जो का है भी वो एक डाटा बेलों आया है को कि जाता है। 2,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक टीचर है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर देखिए, बिल्डिंगे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। सर कांग्रेस के समय में तो 2,000 स्कूल भी नहीं थे। नहीं तो वही तो कंपैरिजन, हम तो कितना आप झूठ अपनी बात बोलेंगे? कर रहे हैं ना, चैनल आप भी पे आप झूठ बोल रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे लगातार हैं। 2,000 स्कूल भी नहीं थे। झूठे आंकड़े आप बताओ, प्रस्तुत कर रहे महिलाओं हैं। की प्रसव दर कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी मध्य प्रदेश में 22% संस्थागत प्रसव जो होता था औरतों का, वो 22% होता था। आज 96% हो रहा है। तो क्या हम अपनी पीठ खुद नहीं टपाएंगे? टपाने का काम है ये तो। तब के मध्य प्रदेश की जनसंख्या, करके दिखाया ना। मध्य प्रदेश की जनसंख्या बहुत अंतर है। डॉक्टर साहब, आप मेरे स्वयं भाई, डॉक्टर हैं। आप भाई मध्य भाई, प्रदेश तो की प्रसव सबकी दर जनसंख्या और आज की है वो जनसंख्या बहुत फर्क परसेंटेज में है। होती है। संस्थागत प्रसव दर जनसंख्या भाई कम लोगों से ही को भी आप नहीं परसेंट कर पा रहे, निकलेगा। हम तो ज्यादा को कर रहे हैं। आप इतने झूठे और फर्जी आंकड़े बता रहे हैं। 22 महिलाओं का प्रसव संस्थागत होता था, मैं बोलना आज चाहूंगा। ज्यादा में मनोज जी, मैं 96 बोलना चाहूंगा। का हो रहा है, तब भी आपको तकलीफ हो रही है। मनोज जी, मैं बोलना चाहूंगा। जी बोलिए जब बोलिए। कम जनसंख्या थी तब 100 में से 22 का संस्थागत मनोज जी, मैं प्रसव बोलना होता चाहूंगा। था। हाँ, अब बोलिए ना, ज्यादा बोलिए। जब जनसंख्या आप- है तो 100 में से डॉक्टर साहब, 96 को हो रहा है। आप मुद्दे से भटक रहा है। मेरा निवेदन ये है कि विषय पे बात और करें तो चलिए अच्छा मैं आऊंगा रहेगा। दोनों के पास। देवदत्त जी, आप दोनों को विषय- सुन रहे थे विषय यही है। और जो स्थिति आपने भी देखी, अगर बुंदेलखंड की हम बात करें, बड़ा हल्ला मचता था। हमने देखा कि पिछले जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के समय, तो हमने देखा बुंदेलखंड पैकेज भी दिया गया। कोरोना के समय क्या हाल थे, खुद मंत्री गोपाल भार्गव को कहना पड़ा था कि अपने पैसे पर वो अस्पताल में डॉक्टर को रखवाना चाह रहे थे, वो रखवाया भी था उन्होंने। तो ये जो फ्रीबीज की स्कीम, आपको लग रहा है कि समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर रही है, केवल ये जेबों तक सीमित है?
और जो रेवड़ी कल्चर की बात हो रही, क्योंकि अगर इसको आज नहीं रोका गया तो कल हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि बस अब चांद तारे लाना है बाकी रह गया, बाकी तो सारे वादे सुप्रीम कोर्ट के ये राजनीतिक दल अपने वोटरों से कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, आजादी के बाद वोट बनी थी कि समस्याओं का समाधान होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जनता की सरकार जनता के लिए होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन वर्षों के बाद आज वोट एक समस्या बन गई है। वोट लेने के लिए ही धर्म के नाम पर, वोट लेने के लिए जाति के नाम पर और वोट लेने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तब बीजेपी के अधिकांश नेताओं ने कहा था कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ने हमारी सरकार बनवा दी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार, अभी बिहार में भी 10,000 पहले ही जमा हो गए थे। तो फिर हमने देखा कर्नाटक की बात करें, हिमाचल की बात करें, अभी महाराष्ट्र की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, झारखंड में वही हमने देखा है, नाम अलग अलग कर दिए गए, बस स्कीम तो उसी तरह की है। और लेकिन उनके हाल क्या है कि हमने देखा है कि हिमाचल सरकार को कहना पड़ता है हम टॉयलेट पर टैक्स लगाएंगे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि सभी दल को, एक दल नहीं सब दल, हाँ बिल्कुल सभी के वही हाल है, सब इसमें शामिल है वोट में, चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, चाहे फ्री बीच, जो से मिल जाए वोट मिल जाए, हम सरकार में आ जाए। वोट एक समस्या हो गई है, सच बात नहीं कह पाते नेता कई बार। ये अंदर से आप टीवी में डिबेट करेंगे, सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन आप बंद कमरे में बात करोगे तो वो खुद स्वीकारेंगे सब कि ये वाकई में ऐसी गले की हड्डी बन गई है फ्री योजना कि जो बंद करेगा उस दल को दिक्कत होगी। और इस तरह दूसरे को सत्ता में आना तो वो उससे बड़ा वादा करेगा। बिल्कुल, और कांग्रेस ने भी वादा किया था मध्य प्रदेश में यदि उनकी सरकार आती तो वो भी देते पैसे। तो बात यही है कि ये देर सवेर सबको, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, देश के बारे में सोचना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए जिसमें आदमी का कर्मठता हो, आक्रमणता ना बढ़े। और कितनी योजनाओं का हसर हम आपने देखा है कि लोग आक्रमण हो गए। मनरेगा अच्छी योजना थी, अब बीबीजी राम जी क्या क्या हो गया लोग अब, लेकिन किसानी के जो जिनके पास खेत हैं उनको मजदूर नहीं मिलते, गांव गांव में बहुत समस्या है इसकी। तो हर योजना जो अपनी थी पहले, जो पुरातन से थी, हमारे उसमें थी, वो सब व्यवहारिक थी। अब जो योजनाएं बन रही वो वोट के केंद्र में रख कर बन रही, वोट को फोकस में रख के, और इसी कारण बहुत सारी समस्याएं आजादी के 75 वर्षों में भी हल नहीं हो पाई, क्योंकि सबको चुनाव जीतना है, सबको वोट लेना है, सबको दिल जीतना है। या तो पुरुषार्थ से दिल जीतो, सत्य निष्ठा कर्मठता से दिल जीतो, या फिर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या फ्री बीच के नाम पर। तो ये आप और हम बात कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की मजबूरी है। मैं कई बार कई मुद्दों पर सोचता हूँ कि कैसे इन लोग बोल ही नहीं सकते, कितनी मैं दोनों से जवाब ले लेता हूँ छोटा छोटा। तो गुलरेज जी, ये जो आपने देवदत्त जी को भी सुना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर खाने तमाम सारे नेताओं से आप हमारी भी चर्चा होती है, तो सबकी पीड़ा यही है कि ये जो फ्रीबीज है ये गले की ऐसी घंटी बन गई है, या कि ये शेर की सवारी हो गई है कि बैठे रहोगे तो दिक्कत है और उतरोगे तो खाएगी। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि फ्रीबीज के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, खुद मोदी जी भी कह चुके हैं। हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, हम मछली बांटने में बात नहीं करते, मछली पकड़ना सिखाने में बात करते हैं। आज किसी व्यक्ति को हम मछली खिला देंगे ना, तो फिर तो क्या होगा कि वो आज खा लेगा, कल भूखा रहेगा। हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, उसका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण करो, उसका सामाजिक सशक्तिकरण। लेकिन दिक्कत ये है ना प्रवीण भाई कि मछली तो बची नहीं ना, वो तो सब आप लोग बांट चुके हो, अब तो तालाब में मछली बची नहीं है। पूरे तालाब को पहले तो इन्होंने गंदा कर दिया है, कर्ज और करप्शन के साथ पूरे तालाब को गंदा कर दिया है, और अनेकों मछलियां इन्होंने पूरे दलालों की पाल रखी है पूरे दिक्कत वही है, कुछ मछली आपने बांट दी, कुछ उनने बांट दी, और जो तालाब है खजाना वो खाली हो गया है। बहरहाल समय की कमी थी, इस पे और फिर कभी चर्चा करेंगे हम। तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का बिल्कुल साथ यही है कि क्या राजनीतिक पार्टियों में इतना साहस है कि वो सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे दें कि ये जो आपने भविष्य की चिंता जताई है वो जायज़ है, और निकट भविष्य में हम या तो जो चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि लिखकर गारंटी के साथ दें कि आपने जो स्कीम्स के वादा किया है चुनावी घोषणा पत्र में उसको पूरा कैसे करोगे, अगर आप नहीं करते हो तो आपकी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर दी जाए। और या फिर इतना साहस दिखाएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय कर देता है फ्रीबीज पर रोक लगाने का,
तो फिर सारे राजनीतिक दल उसके खिलाफ हल्ला ना मचाएं और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको मानें। और फिर जनता को भी ये सोचना होगा कि क्या आपका वोट इतना सस्ता हो गया है कि वो 1000-1500 रुपये में आप उसको बेच के 5 साल के लिए अपना भविष्य किसी राजनीतिक दल के पास गिरवी रख सकते हैं। तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसके लिए पहल किसी ना किसी को तो करना होगी, चाहे वो राजनीतिक दल करें चाहे फिर वो आम जनता करें। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।